साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण जजमेंट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने, जिसका डेट है 20/1/2026। देखिए, जब भी केसेस जो हैं होते हैं फाइल रिगार्डिंग मेंटेनेंस, वहाँ लड़की की एक सैड स्टोरी है कि मेरी शादी हुई, शादी में बढ़ चढ़ के जो है दान-दहेज दिया गया। जो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे परेशान करता है, मुझे हैरेस करता है, उसकी पूरी फैमिली जो है इसके साथ शामिल है। तो इन लोगों ने मुझे जो है घर से बाहर निकाल दिया और अल्टीमेटली डाउरी के लिए मुझे हैरेस किया। आई एम हैविंग द रीजनेबल कॉज टू रिसाइड सेपरेटली। तो इस बेसिस पे वो लॉन्च करती है केस डोमेस्टिक वायलेंस का, प्लस डाउरी हैरेसमेंट का, प्लस मेंटेनेंस का। साथियों, जब भी केसेस होते हैं फाइल मेंटेनेंस के, आपका तरीका बहुत सिंपल है आज भी। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप इतना पढ़े लिखे हो, पर तरीके आपके आज भी जो है पुराने। कैसे काम चलेगा भाई? आप खुद देखो ना, अपने रिप्लाई में क्या लिखा आपने कि साहब शादी हुई थी, हमने कभी तंग नहीं करा, हमने आपको अच्छा रखा। फिर तमाम बातें आप उसमें जो है मेंशन करते हो और एंड में आपकी प्रेयर क्या होती है कि मेंटेनेंस क्लेम को जो है रिजेक्ट किया जाए। यही तो होता है। पर क्या ऐसा कह देने से क्लेम हो जाएगा खारिज आपका? क्या लगता है आपको? कतई नहीं होगा, क्योंकि मेंटेनेंस देना आपकी लीगल ड्यूटी भी है, आपकी मॉरल ड्यूटी भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। पर अगर बचना है मेंटेनेंस क्लेम से आपको, सबसे पहले अगर आप विवाहित नहीं हुए हैं, यू शुड गो फॉर द मेंटेनेंस प्लानिंग। जैसे हम लोग टैक्स की प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू सेव टैक्सेस, तो वैसे ही प्लानिंग होती है मेंटेनेंस की कि जहां हम मेंटेनेंस को जो है सेव कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि कोर्ट जो है मेंटेनेंस तय करता है आपका आपके इंडिविजुअल पैन के बेसिस पे। अगर उस पैन के अगेंस्ट में पैसा ही बहुत कम स्टैंड कर रहा है, या खाते में जो है पैसा बहुत कम है, आपके सारा का सारा मनी जो है आपने रूट कर दिया है, उसको डाइवर्ट कर दिया है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वहां बेनिफिट ले सकते हो। तो कुल मिलाकर के सारा काम है ऑनरशिप का, कि उस पैसे को जो है कौन ऑन कर रहा है। अगर आप उस पैसे को जो है ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत बेनिफिट जो है आपको मिलने वाला है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक कारोबार करते हैं और आपके पास आता है साल का 1 करोड़ रुपया। क्लियर है? कारोबार से ये आपका क्या हो गया? टर्नओवर। एम आई राइट? इसमें आपके खर्चे भी होते हैं। क्लियर है? ताकि आप रन कर सके बिजनेस को। इसमें पैसा भी होता है इन्वॉल्व, रॉ मटेरियल का। तो सब खर्चे निकाल करके सरकार ही खुद मानती है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 से 15% का। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो इनकम आ रही है 1 करोड़ रुपए, उसके अगेंस्ट हम लोग जो है अर्न कर पा रहे हैं 15 लाख रुपए। एम आई राइट? तो इस 15 लाख पे वाइफ कितना क्लेम कर लेगी आपका? आप खुद सोचिए, 1/4 हिस्सा इसका। तो लगभग लगभग वो साल का 3-3.5 लाख रुपए खा जाएगी आपसे। और इसके विपरीत आपने क्या करा है? कंपनी खोल दी। कंपनी में डायरेक्टर जो है आपकी मदर है या फादर है या भाई है आपके, जो भी आपको उचित लगे। उस कंपनी में आप सैलरी जो है ड्रॉ कर रहे हैं। भाई काम तो आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, पर आप सैलरी जो है ड्रॉ कर रहे हैं मात्र 1 लाख रुपए साल की। तो खर्चा क्या मिलेगा उसको? बहुत कम। तो ये सारा खेल है मैनेजमेंट का, कैसे वर्कआउट करते हैं। अब आप लोग क्या करते हो? कार भी ले रहे हो तो अपने नाम पे खरीद ली। अरे जब कंपनी को ऑप्शन सरकार ने दिया, आपको ऑप्शन दिए, एलएलपी का ये ऑप्शन क्यों दिए गए? ताकि इस तरह की जो ट्रबल्स होती हैं उससे आप बच सकें। पर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो है बेकार है, गवर्नमेंट जो हमारी हेल्प नहीं कर रही है? देखो, गवर्नमेंट चलती है बैलेंस अप्रोच के ऊपर। किसी को अगर एक हाथ दिया है तो दूसरे हाथ से वो लड़ना जानती भी है। तो लड़कियों को मालूम क्या है कि ये लड़का जो है लाखों रुपए कमा रहा है। क्लियर है? तो सरकार ने कहा भाई ठीक है, ये लाखों रुपए कमा रहा है, तुम्हें कितना मेंटेनेंस चाहिए? उन्होंने कहा 25%, हमारा जो है काम चल जाएगा। सरकार ने कहा ये भी अलाउड है आपको। अब सरकार ने क्या ऑप्शन दिया आपको? चलो बनाओ एलएलपी या कंपनी। जो पैसा आपके हाथ में आपने कर दिया शिफ्ट कंपनी के पास में। अब लड़की आपके पास में आई पैसा मांगने के लिए, आपके हाथ में क्या मात्र लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो वो क्या मेंटेनेंस जो है ले जाएगी आपसे? जरा खुद सोचो ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है बैलेंस अप्रोच को फॉलो करना। अगर नहीं करोगे तो वहां पर नुकसान जो है आप ही का होगा। इस केस में भी यही हुआ था कि लड़की ने लगा दिया आरोप के साथ मेरी शादी हुई और शादी में जो है बढ़ के दान देश दिया गया। पर यहाँ पर हस्बैंड था होशियार, उसने पहले एक प्लानिंग कर ली। उसने लिखवा लिया इनसे एक एफिडेविट पे कि कोई भी डाउरी जो है मैरिज में नहीं दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, आप जो है नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप लोग चूक जाते हो कि लिखवाएंगे तो लड़की वाले भाग जाएंगे। यहाँ पर लड़की ने लिखवाया। फायदा क्या मिला उसको? कि मेंटेनेंस का क्लेम जो है हाइक नहीं हुआ और अल्टीमेटली उसको बहुत बेनिफिट जो है यहाँ पर हुआ। उसका कहना है कि वाइफ जो है क्वालिफाइड है, जानबूझ के जो है घर बैठी भी, और वो ड्रामा कर रही है कि मैं डिपेंड हूँ अपने फादर के ऊपर। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर वाइफ जो है क्वालिफाइड है, उसकी क्वालिफिकेशन जो है प्रोफेशनल है, पहले काम कर रही थी अब घर बैठी भी है, इसका मतलब उसका दिमाग सेट हो चुका है कि मुझे सिर्फ मेंटेनेंस जो है हाइक करना है या मेंटेनेंस क्लेम को करना है मुझे अधिक से अधिक, ताकि मेरा हस्बैंड जो है परेशान होगा और लमसम जो है अच्छा पैसा ले पाऊंगी। अगर वाइफ काम कर रही है और पहले काम कर चुकी है, ये हमारे लिए प्लस फैक्टर है, इसको जो है सदैव ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हस्बैंड की इनकम थी वो थी करीबन 1.5 लाख के आसपास। अगर इसको देखें अपन, तो क्लेम बनता है वाइफ का लगभग लगभग 38,000 रुपए पर मंथ। पर यहाँ क्लेम कितना मिला उसको? 8,000 रुपए। तो वो मेंटेनेंस जो है कम दिखाई दिया उसको। ये जो है हाईकोर्ट में गई।
इसका कहना यह था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं और मैं डिपेंड हूँ अपने फादर के ऊपर और मुझे मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए भारी भरकम। हस्बैंड ने बहुत सिंपल सी बात कही कि मैंने इस पे जो खर्चे करे आज तक वो कहाँ गए, उसका उसका ब्यौरा कहाँ पर है। अगर वो ब्यौरा छुपा लिया है तो इसका मतलब वो डेलिबरेटली जो है टपंग कर रही है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने पेश किया उन खर्चों को जिसको द्वारा किए गए थे रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द वाइफ एंड रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ जो खर्चे आप करते हो वाइफ पे उसका अलग से बनाओ एक अकाउंट, क्लियर है, और उसमें जो है सर्टेन अमाउंट को ट्रांसफर करो और उससे खर्चे करो। हर एक बात का एविडेंस बनता है। मैं ये नहीं कह रहा घर जो है आपका बिगड़ जाएगा, पर कम से कम कुछ अच्छा काम करके हम अपने आप को सेव तो कर सकते हैं ना। साथियों, जब भी आप जो है बनाते हो घर या आप फिटिंग कराते हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है काम में लेते हो। ये आप क्यों करते हो? ताकि नुकसान जो है नहीं हो, क्वालिटी जो है मेंटेन रह सके, क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब भी आप घर में जो है लड़की लेके आ रहे हो बतौर वाइफ, तो इस बात की संभावना लेके चलो। अजम्पशन है कि वो केस कर देगी आप पे। जब वो केस करेगी फिर आप क्या करोगे? तो आपकी करी हुई मेहनत आपके जो है काम आएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर लड़के ने जो है प्रूफ पेश किए कि मैंने इस पर ऑलरेडी खर्चे किए थे। ये प्रूफ आप लोग पेश करते हो क्या? जरा आप खुद सोचो, जब लड़की साथ में रही आपके, आराम से रही, मजे में रही, सारे जो है खर्चे करा दिए उसने आपसे, पर वो प्रूफ आप पेश करते नहीं हो। इसलिए आपको जो बोनाफाइड कॉन्टेंट है वो रिकॉर्ड पाते नहीं है। उसका ये तो स्टैंड है कि साहब मुझ पर आज तक इससे खर्चा करा ही नहीं है, जबकि आपके पास प्रूफ है पर वो प्रूफ आप पेश ही नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आज से ही हमको जो है मेहनत करनी है और जो भी खर्चे आपने करे हैं वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, उस पर जो है एम्फेसाइज करना है। इवन राजेश जी का एफिडेविट है वो भी ये कहता है कि आपने अपनी इच्छा से क्या खर्चे किए और क्या प्रबंध किए इसके लिए, जबकि आपने खर्चे किए होते हैं और प्रबंध भी किए होते हैं। मेंशनिंग नहीं करना आपके लिए फैटल है। दूसरी बात ये कि कंप्लाइंस जो है विद द ऑर्डर जो कोर्ट ने करा है मेंटेनेंस का, उसमें आपका क्या स्टैंड रहा। एक्चुअली कई बार होता क्या है कि आप लोग कंप्लाइंसेस करते नहीं हो ऑर्डर की, तो फिर कोर्ट को लगता है कि भाई आप डेलिबरेट हो। देखो मैंने हमेशा ही कहा आपको, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया है आपका, मान लीजिए 8,000, 10,000, 15,000 यही बनता है। देखो छोटी सी बात ये कि अगर जेब में जो है पैसा नहीं है शादी मत करो, क्योंकि जब ट्रबल आएगी तो आपको जो है फिर पैनिक फेस होता है। और अमूमन कोर्ट का ट्रेंड यही है 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे पर बनता नहीं है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको बाईपास कि जो कंसर्न पेरेंट्स हैं लड़के के, उनके नाम पर जो है एफडी करो, बैंक से बनेगा ब्याज, तो उससे अमाउंट जो है अपन नीचे ला पाएंगे। इसके अलावा अमाउंट जो है पे करो टुकड़ों के अंदर। उदाहरण के लिए कोर्ट ने 10,000 जो है खर्चा बांध दिया, अपन एग्जाम्पल रहे, अब आपने क्या करा एफडी कर दी, तो उस एफडी से आ रहा ब्याज 5,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो ये आपका खर्चा कितना हो गया? 5,000 रुपए। तो आपने ऐसे जज ही काम कर लिया अपने केस में, जो काम जज नहीं कर पा रहा है वो काम आपने कर लिया, अमाउंट नीचे आ गया। अब जो रिमेनिंग 5,000 है उसको टुकड़ों में बांटो, कभी 100 रुपए, कभी 150 रुपए, पर अकाउंटिंग प्रॉपर हो सके इसके लिए एक अलग खाता खोल लो दूसरे बैंक के अंदर, उसमें ये 5,000 ट्रांसफर करो और फिर टुकड़ों में जो है पे करो, फिर देखो क्या मजा आता है, क्लियर है। तो कुल मिला करके लाइबिलिटी पे कैसे करनी है इसमें समझदारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप समझदारी नहीं दिखाओगे, जल्दबाजियां करोगे, नुकसान जो है फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात है, इसमें कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस इज नीदर अ पनिशमेंट नॉर अ मेजर ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। ये बेसिकली एक सोशल मेजर है ताकि जो बेसिक नीड्स है वाइफ की उसको फुलफिल कर सके। मेंटेनेंस क्लेम जो है वो हाइक नहीं होना चाहिए और ना ही इतना ज्यादा होना चाहिए कि हस्बैंड को जो है नुकसान फेस करना पड़े। ऑब्जेक्ट क्या है मेंटेनेंस का? टू प्रोवाइड द रीजनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट टू वाइफ, ताकि वो बेसिक नीड्स जो है फुलफिल कर सके। इन सब बातों में जो है जोड़ दिया। तो कोर्ट ने कुछ पैरामीटर दिए रिगार्डिंग मेंटेनेंस जो काफी इंपॉर्टेंट है कि मैरिज जो है कब तक चली, वाइफ की जो है क्वालिफिकेशन क्या है, हस्बैंड की इनकम क्या है, हस्बैंड की लाइबिलिटी क्या है, और वाइफ क्या प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, पहले वो काम कर चुकी है, अगर हाँ तो ये सब फैक्टर्स जो है बहुत पॉजिटिव है हस्बैंड के पक्ष में। तो इस पर जो है अपने को जोर देना चाहिए व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट द केस फॉर मेंटेनेंस। क्लियर हो गया अपने को? तो चीजें मुश्किल नहीं है, अगर आप चीजों को आसान नहीं करेंगे तो आपको चीजें जो है मुश्किल दिखाई देंगी। पर अगर आपने फैसला ले लिया कि नहीं मैं वर्कआउट करूंगा अपने केस में, चाहे केस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, पर तब भी मेहनत करनी है अपने को, क्लियर है, ताकि ट्रबल कॉज नहीं हो। और इसके अलावा अगर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल जवाब ना दें, आप काम करें अकाउंटिंग के पैरामीटर पे, और इसके अलावा जो वाइफ की पुरानी अर्निंग्स है, जिसके पास क्वालिफिकेशंस है, इस पर भी जो है जोड़ दें। वो जॉब क्यों छोड़ के बैठी है इस पर भी जो है जोड़ दें। आपकी जो लाइबिलिटीज है इस पर भी जो है जोड़ दें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग पे करते हैं ईएमआई, अब वो तो कटेगी बैंक से, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो प्रॉपर्टी है वो बैंक जो है प्रोडक्ट कर लेगा। तो कुल मिला करके प्रॉपर्टी को बचाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है या नहीं, आप बताओ। तो वहां पर भी अपन जो है जोड़ दे सकते हैं। तो हर एक बात का महत्व है, सब कुछ डिपेंड है कि अपनी प्लानिंग क्या है केस को लड़ने के लिए। अगर तरीका सिंपल होगा तो जीत नहीं पाओगे, पर तरीका होगा धुरंधर वाला, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वहां पर राहत ले पाओगे। और मैंने अक्सर देखा है कि अधिकांश लड़के जो हारते हैं उसका बेसिक कॉज यही होता है कि आप सिंपल जो है रिप्लाई दिया है, फिर कोर्ट को आता है भाई आपका रिप्लाई सिंपल है, कुछ ऐसी बात आपके रिप्लाई में है ही नहीं जिससे फायदा मिल सके आपको, तो वहां पर राहत नहीं मिलती है। और मैं आपको एक बात छोटी सी कह दूं, मैंने ऐसी भी केस स्टडीज देखी है जहां लड़के ने प्रूफ पेश किया
कि लड़की मैंने खर्चा किया, इवन जो उसके पेरेंट्स हैं उन तक पे खर्चा किया, और सारे के सारे फैक्ट्स लड़की ने छुपा लिए, तो कोर्ट ने वहां ड्रॉ किया एडवर्स इन्फरेंस अगेंस्ट द गर्ल और मेंटेनेंस क्लेम खारिज भी हुआ है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने अकाउंट्स को प्रॉपर कर लो, प्लानिंग्स कर लो, ताकि अपने को दिक्कत ना हो और अपन इफेक्टिवली केस को फाइट कर सकें। क्लियर है? तो ये फैसला आप नोट कर लो, फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का दिनांक 20/1/26 का, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जजमेंट है। और जब भी आप लोग ड्राफ्टिंग करो, ये कंसेंट जो केस है इसमें ले डाउन है गाइडिंग प्रिंसिपल, इससे आपको जो है राहत मिल सकती है। जल्दी मिलेंगे अपन एक नए अध्याय के साथ।